जय हिंद दोस्त। मैं राजेश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार सारथी में। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ जिंदाबाद ज़बरदस्त होंगे और दोस्त अपने पेपरों की तैयारी जमकर कर रहे होंगे, लगे होंगे मोटिवेशन के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तो दोस्त, आपके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम भी आपके साथ जुड़े हुए हैं। हम आपको रोज़ाना प्रिपरेशन करवाते हैं किसकी, एसएससी जीडी, एमटीएस और यूपी पुलिस री एग्ज़ाम 2024-25 की तैयारी के लिए। तो दोस्त, आपकी तैयारी को और बेहतर बनाया जाए उसके लिए हम लोगों ने प्रयास चालू किया था। प्रयास चालू जो किया है वो अच्छे से चल रहा है। आप लोग उसमें और सपोर्ट कर सकते हो। प्रयास कौन सा है? प्रयास है कि आप लोगों को अच्छे से अच्छा कंटेंट दिया जाए और जिससे क्या रहे कि आप लोगों की पढ़ाई में और इम्प्रूवमेंट हो सके। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया था, उसके लिए हम लोगों ने आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट चालू किए हैं। कौन से प्रैक्टिस सेट चालू किए हैं भैया? यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के प्रैक्टिस सेट चालू हो चुके हैं। आपके क्या बोलेंगे, मंडे से प्रैक्टिस सेट चालू हो चुके हैं। आपके 3 प्रैक्टिस सेट अपलोड भी हो गए हैं। तो सारे बच्चे जाके पहले प्रैक्टिस सेट भी देखो, प्लस आपके साथ सारी चीज़ प्रोवाइड कराई जाएंगी आपके पास। जैसे कि बोले करंट अफेयर आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है और प्रैक्टिस सेट भी आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। कुछ दिनों में आपको एसएससी जीडी और एमटीएस प्लस दोनों के क्या बोलेंगे, दोनों के प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे। किसके मिलेंगे भैया? जीके जीएस। ओके, जीके एंड जीएस के, इन दोनों के प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे। कंटेंट बिल्कुल अच्छा रखा गया, बिल्कुल आपके पेड क्लास जैसा कंटेंट है। कोई कंटेंट में कोई ढिलाई नहीं बरती गई। आप लोग कहेंगे भैया कंटेंट एक नंबर का है। एक बार देखो, जाके जरूर देखना। अगर आपको देखनी है तो चैनल पे जाके रोजगार साथी, वहाँ पे जाके प्लेलिस्ट सर्च करोगे, मिल जाएगी। क्या सर्च करना है? यूपी पुलिस री एग्ज़ाम, ओके, प्रैक्टिस सेट। वहाँ पे जाके आप लोगों की ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जाके देखो। अब यह बात करते हैं अपने टॉपिक पर। टॉपिक हम लोग कर रहे हैं इतिहास को कवर। इतिहास में हम लोग कवर करते करते इतिहास को हम लोग मध्यकालीन इतिहास तक आ चुके थे और मध्यकालीन इतिहास में हम लोग पढ़ रहे थे दिल्ली सल्तनत को। दिल्ली सल्तनत में हमने बात करी थी, कुल वंश 5 हुए हैं। उन 5 वंशों में हम लोगों ने एक ट्रिक बाइस उनको जाना था। जैके ट्रिक क्या थी अपनी? जीके तो सरल लगती है, जीके तो सरल लगती है अपनी ट्रिक थी। याद रहेगा, मैंने पूछूंगा अभी, कमेंट बॉक्स में लिख दो ट्रिक का पूरा नाम। मैंने जीके तो सरल लिख दी। अब आप लोग इसका एक क्रम वाइज सारे वंशों का नाम लिख दीजिए। क्या कहेंगे? सारे वंशों का क्रम वाइज आप लोग नाम लिख के मुझे सेंड कर दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर। ओके दोस्त, अब हम लोग बात करें कि वंश क्रम क्या था? जीके तो सरल लगती है। जी से कौन सा? जी से था गुलाम वंश। के से कौन था भैया? के से कहेंगे आप खिलजी वंश। अगर हम कहें तीर से, तो तीर से कहेंगे आप तुगलक वंश। एस से कहें तो एस से कहेंगे आप सैयद वंश। और एल से क्या कहेंगे? लोधी वंश। तो भैया ये 5 वंश थे। 5 वंशों को हम लोग क्रम वाइज पढ़ते जा रहे हैं। इन 5 वंशों के क्रम में हम लोग 2 वंशों को कवर कर चुके हैं, जैसे कि गुलाम वंश एवं खिलजी वंश। गुलाम वंश और खिलजी वंश को हम लोग कवर कर चुके हैं। अब उससे आगे वाला वंश कौन रहेगा? आप कहेंगे उसके आगे वाला वंश है तुगलक वंश। तुगलक वंश का बात करें तो ये वंश ऐसा वंश है जिसका शासनकाल सबसे अधिक वर्षों तक इसने शासन किया है। कब से कब तक भैया शासन किया है? तो आप कहेंगे भैया 1320 से लेकर, क्या कहेंगे, 1320 से ये लोग आए और 1414 तक ये लोगों ने क्या किया? शासन किया। कहाँ पर शासन किया? आप कहेंगे भैया दिल्ली की गद्दी पर 1414 तक ये लोग शासन करते हैं। बात करें तुगलक वंश के संस्थापक, तो तुगलक वंश का जो संस्थापक हुआ उसको हम लोग जानते हैं किसी, गयासुद्दीन तुगलक। क्या बोलेंगे? गयासुद्दीन तुगलक, या हम बोलें जीबीटी। ओके, जीबीटी बोलते हैं उसको। तो अब बात करेंगे जिसको हम लोग जीबीटी कहते हैं, उसको गयासुद्दीन तुगलक हम लोग कहते हैं। तो गयासुद्दीन तुगलक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं इस वाली वीडियो में। तो जुड़ जाइए, अपने प्यारे प्यारे मित्रों के पास सेंड कर दीजिए वीडियो को और फिर बढ़ते हैं टॉपिक की ओर आगे। सबसे पहले एक बात करते हैं। बात क्या रहेगी आपके मोटिवेशन के लिए और आपके समझने के लिए। बात क्या रहती है, अगर आप घर के छोटे बेटे हो ना, तो आपके लिए ये चीज़ है, क्या है कि एक घर का छोटा बेटा, क्या कहेंगे, घर का छोटा बेटा अक्सर बेवकूफ़ होता है। लोगों की नज़र में क्या होता है? घर का छोटा बेटा अक्सर बेवकूफ़ होता है। बड़ों का भला करते करते, क्या कहेंगे, बड़ों का भला करते करते अपनी उम्र भी खर्च कर देता है। क्या कहेंगे? बड़ों का भला करते करते अपनी उम्र भी खर्च कर देता है और मतलब निकलने के बाद बुरा भी उसे ही ठहराया जाता है। तो क्या कहेंगे कि छोटे बेटे को मतलब निकलने के बाद बुरा भी उसे ही ठहराया जाता है। तो आप लोग अगर छोटे बेटे हो तो मैं समझ सकता हूँ आपकी प्रॉब्लम को, कितनी आपकी जिम्मेदारियाँ हैं घर में। बड़े बेटे की भी है, मैं मानता हूँ, छोटे बेटे की भी है, मैं मानता हूँ। अगर बड़े बेटा कहे कि भैया मेरी जिम्मेदारी भी है घर में बहुत ज़्यादा, मानता हूँ आपकी भी जिम्मेदारी है, पर जो छोटा बेटा है उस पर ज़्यादा जिम्मेदारी आ जाती है। आप बड़े हो, बड़े के हिसाब से आप पे जिम्मेदारी, बस जब छोटा बेटा होता है तो उस पर भी जिम्मेदारी बराबर ही होती हैं। आपके बाद उसकी बारी आती है
की जिम्मेदारियों की। आपकी शादी हो जाएगी तो उसके बाद जिम्मेदारी किसके हाथ में आती है? छोटे बेटे के हाथ में। तो भैया जिम्मेदारियाँ छोटे बेटे को परेशान करती हो, बाद में लोग उसको ही दोष देते तूने किया ही क्या। तो भैया इसका जवाब देने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको नौकरी प्राप्त करनी होगी और अपनी फैमिली को एक समक्ष और समृद्ध फैमिली बनानी होगी। तो उसके लिए आपको पढ़ना होगा और लगातार पढ़ना होगा। चलिए दोस्त, इसी उम्मीद के साथ धीरे धीरे हम लोग मोटिवेशन बढ़ाते रहेंगे आप लोगों के लिए। तो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, नया टॉपिक। हम लोग बात करें अगर ट्रिक के माध्यम से समझना चाहें तो ट्रिक क्या थी अपनी? नए बच्चे जो जुड़े हैं देख लो भैया, ट्रिक क्या थी? जीके तो सरल लगती है से कुछ नहीं है। जीके से, जी से बोलेंगे आप लोग गुलाम वंश। कैसे बोलेंगे आप लोग? कहेंगे भैया कैसे कौन सा वंश हो गया? कैसे हो गया? खिलजी वंश। यहाँ तक भैया इन दो वंशों को हम लोग कवर कर चुके हैं। अब भैया बात करते हैं तुगलक वंश की। तो तुगलक वंश, ये तुगलक वंश हो जाता है। उसके बाद आता है सैयद वंश। सैयद वंश ज़्यादा बड़ा वंश नहीं है, इसको हम लोग छोटे में कवर कर लेंगे। फिर बात करें लोधी वंश की। क्या कहेंगे? लोधी वंश। लोधी वंश थोड़ा बड़ा सा वंश है, ज़्यादा बड़ा भी वंश नहीं है। पर अगर हम बात करें दिल्ली सल्तनत में सबसे बड़ा वंश की बात करें तो सबसे बड़ा जो वंश रहा है वो तुगलक वंश रहा है। कब से कब तक चले भैया तुगलक वंश? तो आप कहेंगे 1320 से लेकर 1414 तक। भैया इतना लंबा शासनकाल? हाँ भैया, इनका सबसे ज़्यादा लंबा शासनकाल बोला जाता है। कितना शासनकाल? लगभग 94 ईयर्स का शासनकाल है। अगर बात करें सबसे कम शासनकाल, तो सबसे कम शासनकाल जो वंश है वो है खिलजी वंश का। खिलजी वंश का शासनकाल बहुत ही कम रहा है। ओके, तो आप लोग समझ गए होंगे हम लोग कहाँ से क्या बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना नया टॉपिक, तुगलक वंश। मैं इसको क्लियर करते हैं, फिर यहाँ पे हेडिंग में डालते हैं तुगलक वंश। क्या बोलेंगे? तुगलक वंश। क्लियर कर दूँ भाई? चलो बच्चों, ये जो मेहनत है आप लोगों के लिए है। आप लोग मेहनत करोगे तो हम लोग भी आप लोगों के लिए जम के मेहनत करेंगे, मेहनत में कोई कमी नहीं रखेंगे। ओके, बात करें तुगलक वंश की। तुगलक, भैया तुगलक वंश अगर बात करते हैं तुगलक वंश की, तो इसकी स्थापना कब हो जाती है इस वंश की? तो आप कहेंगे तुगलक वंश की स्थापना जो है वो 1320 में कर दी जाती है। 1320 में भैया इस वंश की स्थापना होती है और 1414 तक ये वंश चलता है। अब भैया बात आती है कि 1320 में इस वंश की स्थापना किसने करी? तो आप कहेंगे इस वंश का जो संस्थापक रहा है उसका नाम है गयासुद्दीन तुगलक। क्या कहेंगे भैया? आप कहेंगे उस व्यक्ति का नाम है, कहेंगे कि इस वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक हो जाता है। आप बोले संस्थापक लिख लेते हैं। क्या कहेंगे? संस्थापक। तो आप कहेंगे संस्थापक हो गया गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक किसको लुढ़काकर शासन में आता है? तो भैया बोलेंगे कि आप ये खिलजी वंश के शासक को लुढ़काकर शासन की गद्दी पर बैठता है। क्या कहेंगे? गयासुद्दीन तुगलक। अगर बात करें भैया गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल की, गयासुद्दीन तुगलक जो है उसने खुद कितने वर्षों तक शासन किया? तो आप कहेंगे भैया गयासुद्दीन तुगलक गद्दी पर आता है 1320 में। 1320 में ये अपनी गद्दी प्राप्त करता है। कब से कब तक चलता है? तो आप कहेंगे 1325 तक ये गद्दी पर रहता है। कब तक रहता है? 1325 तक ये गद्दी पर रहता है। गद्दी पर रहते हुए इसने क्या क्या कार्य किए, इन सब कार्यों के बारे में हम लोग जानेंगे। अगर हम बात करें गयासुद्दीन तुगलक की, तो इसका शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इसको जानते हैं, जो कहते हैं GST। GST क्या कहेंगे? गयासुद्दीन तुगलक। तो GST नाम अगर आ जाए कहीं तो आप लोग कन्फ्यूज नहीं होना है, GST हम लोग बोल सकते हैं। इसके जो शासक हैं, ज़्यादातर शासक को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में समझ लेंगे, जिससे आप लोगों को समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो गयासुद्दीन तुगलक जो है वो तुगलक वंश का संस्थापक है। कहें अपनी भाषा में जो हम लोग प्रयोग करते हैं मजाक के तौर पे, उसको कहते हैं पापा। गयासुद्दीन तुगलक जो है इस वंश का पापा है। तो भैया पापा है तो पापा कुछ ना कुछ कार्य करेगा। सबसे पहले इस पापा की इनके पापा की उपाधि जानते हैं। तो इस वंश का जो गयासुद्दीन तुगलक हुआ है इसकी उपाधियाँ क्या रही हैं? तो भैया इसकी जो उपाधि रही है वो रही है गाजी मलिक की उपाधि। गाजी मलिक की उपाधि अब बात करती है भैया गाजी मलिक की उपाधि जो इसने कब धारण करी? तो आप कहेंगे गाजी मलिक की जो उपाधि है इसको कब दी गई थी? गाजी मलिक।
अगर बात करें इस उपाधि के बारे में, तो ये उपाधि इसको कब दी गई, जब इसने मंगोल पर विजय, मंगोल के जो व्यक्ति थे जो आए थे मंगोल से लड़ने के लिए, मंगोलों को ये पराजित कर देता है, उसके बाद इसको ये उपाधि मिलती है। मंगोलों को पराजित करने के बाद प्राप्त हुई। तब यह गाजी की उपाधि से कब प्राप्त हो गई, आप कहेंगे मंगोलों को पराजित करने के बाद इसने गाजी की उपाधि प्राप्त कर ली। ओके दोस्त, याद रहेगा। चलिए, अब भैया इस व्यक्ति को हम लोग जानते किस कार्य के लिए है, जो गयासुद्दीन तुगलक है, इसे हम क्यों जानते हैं भैया। पहली बात तो हम लोग इसलिए इसको जानते हैं क्योंकि इसने संस्थापक है भैया, संस्थापक तो है, और क्या कार्य है इसके, और किस कारण से हम लोग इसको जान सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य है वो इसका कार्य कौन सा है, नहरों का निर्माण। क्या करवाया भैया इसने किया है नहरों का निर्माण। तो नहरों का निर्माण जो करवाया है वो क्यों करवाया, नहरों का निर्माण इसलिए करवाया है कि उस समय जो खेती हुआ करती थी उनको सिंचाई करने में बड़ी ज़्यादा दिक्कत आया करती थी। लोगों को सिंचाई करने के लिए नदियों से पानी लाने के लिए बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। तो इसने सोचा कि कुछ ना कुछ अच्छा किया जाए अपनी प्रजा के लिए। तो क्या किया इसने अपनी प्रजा के लिए, अपनी प्रजा के लिए नहरों का निर्माण करवा दिया, नहरों को नदियों से निकलवा दिया। जब नहरों को नदियों से निकलवा दिया तो अब क्या हुआ कि सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था हो गई, और तो सिंचाई से लिए जब पानी की व्यवस्था हुई तो खेती भी अच्छी होने लगी। जब खेती अच्छी हुई तो इसने कुछ खेती पे कर भी लगा दिए। भाई व्यवस्था तो ये अपने लिए कर रहा था, लोग सोच रहे थे कि ये मेरे लिए कर रहा है, नहीं, व्यवस्था ये अपने लिए कर रहा था। भैया जब खेती तंगड़ी होगी तो कर्ज भी, क्या बोलेंगे, टैक्स भी तंगड़ा मिलेगा इनको। नहरों का निर्माण करवाया, निर्माण सबसे पहले किसने करवाया, सबसे पहले अगर बात करें तो इसने ही करवाया, पहले निर्माण करवाया। करवाया था भैया। इन नहरों का निर्माण क्यों करवाया, तो आप कहेंगे भैया सिंचाई के लिए। किस लिए करवाया, आप कहेंगे सिंचाई के लिए, जिससे कि आसपास के गांव, इलाके, शहर इत्यादि में खेती के लिए सिंचाई प्रबंध व्यवस्था हो सके, सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो सके, सीधी सीधी बात कहें तो भैया इस चीज़ के लिए किसको दायित्व दिया जाता है, किसको महत्वपूर्ण बोला जाता है, तो आप कहेंगे नहरों का निर्माण के लिए हम लोग तुगलक को, गयासुद्दीन तुगलक को इसका श्रेय देते हैं। ओके दोस्त, याद रहेगा। चलिए बात करते हैं और क्या भैया इसने किया। तो आप लोग ने एक गांव का नाम सुना होगा, एक शहर का नाम सुना होगा, जिसको हम कहते हैं तुगलकाबाद। तुगलकाबाद। तो भैया ये जो तुगलकाबाद है इसकी स्थापना कौन करता है, इसकी स्थापना अभी यही करता है, कौन, जीएसटी। तुगलकाबाद की स्थापना, अगर तुगलकाबाद की बात करें उसके बाद और कौन सा स्थापना करता है, तो आपने एक नाम सुना होगा, छप्पन कोट। क्या नाम सुना होगा, छप्पन कोट दुर्ग। ओके दोस्त, छप्पन कोट दुर्ग। तो आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, छप्पन कोट दुर्ग। छप्पन कोट दुर्ग का निर्माण कौन करवाता है, आप कहेंगे जीएसटी, गयासुद्दीन तुगलक। भैया अगर बात आती है कि इस तुगलक ने जो निर्माण करवाया तो ये किस पद्धति में करवाया, बोले किस शैली में करवाया, तो आप कहेंगे इस शैली जो थी वो थी रोमन शैली। क्योंकि जो घर का निर्माण होता है या मंदिरों का निर्माण होता है उन्हें किसी न किसी शैली में निर्माण किया जाता है। तो इसने इसको किस शैली में निर्माणित किया था, तो आप कहेंगे भैया इन दोनों को जो निर्माण किया है वो किया रोमन शैली में। कौन सी शैली, रोमन शैली में, याद रहेगा भैया, रोमन शैली में। तो भैया इस शैली में इन चीज़ों का निर्माण कर देता है। और क्या किया भैया इसने भू लगान लगाया। भू लगान का मतलब भूमि पर लगान लगाना शुरू किया। मैंने जैसे बताया था ना आपको कि इसने भूमि पर लगान, भूमि के लिए नहरें क्यों निकलवाई, नहरें निकलवाने का इसका महत्वपूर्ण कारण था कि भैया खेती ज़्यादा होगी राजस्व ज़्यादा आएगा, खेती ज़्यादा होगी तो राजस्व ज़्यादा आएगा, राजस्व ज़्यादा होगा तो राज्य बढ़ेगा। तो इसने क्या किया, प्रजा के ऊपर कर लगा दिया। कितना लगाया, 1/10, 1/10। तो ये इसने टैक्स लगा दिया, भैया इतना मुझे आपको देना, आप मुझे दोगे। तो 1/10 उस समय किसानों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता देना। किस कारण से लेता था ये, क्योंकि उनके राज्य में रह रहे हो, खेती कर रहे हो, प्लस नहर से पानी वो प्रोवाइड करवा रहा है, इसलिए। ओके, और बातें जानते हैं इसके बेटे के बारे में। क्लियर करते हो, पहले इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया भाई, चलिए
स्क्रीनशॉट लेने में इतनी देरी मत किया करो। अच्छा ये बताओ कि आप लोग कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना एक बार कि कहाँ कहाँ से मेरे बालक जुड़े हुए हैं, मेरे शेर शेरनी कहाँ कहाँ से देख रहे हो, मुझे बताओ ज़रा मुझे कमेंट बॉक्स में, मैं भी तो जानूँ मेरे शेर शेरनी कहाँ से मुझे देख रहे हैं। क्या कहेंगे आप? कहेंगे भैया इसके बेटे के बारे में बात करें, इसका बेटा। तो भैया इसके बेटे का नाम जिसको हम कहते हैं MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। क्या कहेंगे? मोहम्मद बिन तुगलक। अगर बात करें मोहम्मद बिन तुगलक तो ये इसका क्या हुआ? पुत्र हुआ। इसको हम किस नाम से जानते हैं? MBT के नाम से जानते हैं। इसके बाद यही गद्दी पर आ जाएगा। अभी गद्दी पर नहीं आया, अभी आएगा, अभी समय, पहले पिता की मृत्यु तो हो जाए भाई, पहले ही राजा बना दोगे इसको, है? थोड़ा रुको, सब्र करो। क्या करेंगे? सब्र करेंगे। इसको क्या होता है, अपने बेटे को ये क्या करता है 1323 में क्या करता है, अपने बेटे को भेज देता है तेलंगाना युद्ध के लिए। बोलता है कि भाई जाओ और तुम यहाँ पे जाके अपना वर्चस्व स्थापित करो। अभियान पर भेज दिया। किसको भेजा? अपने पुत्र को। कहाँ भेजा? आप कहेंगे तेलंगाना में, तेलंगाना भेज दिया। तेलंगाना में भैया बात करें किस जगह पे भेजा, तो आप कहेंगे तेलंगाना में बात करें वो सुल्तानपुर। क्या बोलेंगे? सुल्तानपुर। सुल्तानपुरा में। तो भैया कहाँ भेज दिया? आप कहेंगे भैया इसने भेज दिया, इसको सुल्तानपुरा में भेज देता है। सुल्तानपुरा में जाके ये क्या करता है, उनके बारे में बात करते हैं। वहाँ पे ये अपना वर्चस्व स्थापित करता है और युद्ध करना शुरू करता है, लड़ाई जीतता है। अभियान पर किस पे भेजा था? आप कहेंगे अभियान पर भेजा। ये इसका एक अभियान था। ओके, अभियान पर। अब बात करें इन दोनों के गुरुओं के बारे में। एक गुरु से चिढ़ता है और एक गुरु को प्रेम करता है। अगर बात करें एक गुरु का शिष्य है और एक गुरु का दुश्मन, तो भैया जो गयासुद्दीन तुगलक है उसका पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के गुरु और गयासुद्दीन तुगलक के दुश्मन एक ही व्यक्ति है। बात करते हैं वो व्यक्ति कौन है? आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, निजामुद्दीन औलिया जी। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह भी है, निजामुद्दीन औलिया। क्या बोलेंगे भैया? निजामुद्दीन औलिया जी। तो निजामुद्दीन औलिया, अगर हम बात करें निजामुद्दीन औलिया, एक तो पिता के क्या है? दुश्मन है, और बेटे के क्या है? गुरु है। अगर बात करें मोहम्मद बिन तुगलक, MBT और GST, इसको कहते हैं GST। क्या बोलेंगे? MBT और GST क्या होता है? GST वो वाला GST नहीं जो अभी हम लोग सुन रहे हैं, नहीं, इसका नाम है। क्या बोलेंगे? GST, गयासुद्दीन तुगलक, MBT। ओके, MBT और गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक के निजामुद्दीन औलिया क्या रहे हैं? ये इनके दुश्मन रहा है। इनको क्या मानता था? ये मानता था इनको दुश्मन, गयासुद्दीन तुगलक। और बेटा क्या मानता था? बेटा मानता था इनको अपना गुरु। तो बेटा क्या मानता था? बेटा मानता था गुरु माना इनको, इसने अपना गुरु माना, इसने अपना दुश्मन माना। क्योंकि ये जो निजामुद्दीन औलिया है ये इसको अच्छे ज्ञान की बातें बताते थे, पर इसका जो पिता है वो चाहता था कि नहीं, ये फालतू बकवास नहीं सुनेगा मेरा बेटा कुछ और करेगा। तो बेटा भाई बेटा है, गुरु से ज़्यादा किसकी बात सुनेगा? तो भैया किसकी बात सुनी? गुरु की बात सुनी इसने। तो गुरु की बात इसकी फेमस रही। अगर बात करें निजामुद्दीन औलिया ने एक बात क्या कही थी? हुनूज दिल्ली दूरस्त। क्या कहा इन्होंने? कहा हुनूज दिल्ली दूरस्त, कहा कि दिल्ली दूर है, हुजूर दिल्ली दूर है। दिल्ली दूरस्त। क्या हुजूर दिल्ली दूरस्त इन्होंने कहा। ओके दोस्त, तो ये किसने कहा? आप कहेंगे निजामुद्दीन औलिया ने जो कहा, हुजूर दिल्ली दूरस्त। तो भैया निजामुद्दीन औलिया हुजूर दिल्ली दूरस्त कह देते हैं। उसके बाद और क्या कार्य होते हैं उन सबको जानते हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो अब बढ़ जाते हैं आगे, इसको क्लियर करते हैं, फिर जानते हैं कि क्या हुआ। कि एक काम हुआ जो कि 1300 कब हुआ? 1325 में।
1325 में क्या होता है, मोहम्मद गयासुद्दीन तुगलक, क्या बोलेंगे मोहम्मद, अगर बात करें हम लोग मोहम्मद गयासुद्दीन तुगलक के बारे में, जिसको हम कहते हैं GST, GST, ये क्या हुआ, ये 1325 में, 1325 में कहाँ जाता है, आप कहेंगे 1325 में ये जाता है कहाँ, बंगाल। बंगाल पे किस लिए जाता भैया, तो बंगाल पे विद्रोह करने के लिए जाता है, बंगाल को विद्रोह करने के लिए दमन करता है, बंगाल को विद्रोह करता है और दबा लेता है। जब विद्रोह करके दबा लेता है तो यहाँ पे क्या करता है, ये अपना फरमान जारी करता है। यहाँ पे क्या करता है, बंगाल में दमन किया एवं फरमान जारी किया। किसका किया, ये विद्रोह किया, विद्रोह, यहाँ पे क्या ना, इसका विद्रोह चल रहा था, तो विद्रोह को दबाने के लिए क्या किया, ये बंगाल चला गया। बंगाल जाके इसने क्या किया, यहाँ पे एक फरमान जारी कर देता कि भैया ऐसा ऐसा कोई करेगा तो ऐसे ऐसा उसके साथ होगा। तो इसलिए क्या हुआ, जनता फिर बात मान लेती है और कार्य सही से करना चालू कर देती है। अब इसके कार्य यहाँ पे समाप्त हो जाते हैं। इसके कार्यों के बारे में हमने जाना कि इसने क्या निर्माण करवाया। इसने तुगलकाबाद की स्थापना करवाई, 56 कोट दुर्ग की स्थापना करवाई। बात करें अगर इसने नदियों, क्या बोले, नदियों से नहर निकलवाई जो कि सिंचाई के कार्य में काम आती है। इसने 1/10 का कर लगाया, टैक्स लगाया लोगों के ऊपर कि आप भैया ज़मीन करोगे, खेती करोगे, आपको इसका टैक्स देना होगा। अगर बात करें इसकी मौत की, तो मौत इसकी कब हो जाती है, कैसे होती है। मौत की बात करें तो मौत होती है इसकी 1325 में। 1325 में एक दिन क्या होता है, ये अपने महल में बैठा होता है, महल जो कि लकड़ी का था। किसका महल, लकड़ी का था। इस महल में क्या होता है, इसका अंदर दबकर इसकी मृत्यु हो जाती है। क्या होता है, महल में मृत्यु हो गई, मृत्यु हो जाती है। कैसे होती है, दबकर। कैसे हुई भैया, महल में दबकर इसकी मृत्यु हो जाती है। अब बात करें इस महल का निर्माण किस व्यक्ति ने करवाया था, तो आप कहेंगे महल का निर्माण करवाने वाला जो व्यक्ति था वो था इसका पुत्र। पुत्र का नाम क्या, आप कहेंगे MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसका निर्माण करवा दिया और अपने पिता को इसी में लुढ़कवा दिया। लुढ़कवा दिया कि लुढ़क गया था वो, आप कहेंगे वो लुढ़क गया था। कैसे कि वो एक दिन अपने महल में बैठा हुआ, तो महल की जो छत होती है वो छत गिर जाती है, छत में गिरने के कारण इसकी मौत हो जाती है। किसकी मौत होती है, आप कहेंगे गयासुद्दीन तुगलक, GST, जिसको हम क्या कहते हैं, GST। अब हम लोग इस वंश के एक शासक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक, इसका पुत्र। स्क्रीनशॉट देना चाहूँ ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो हो गया। चलिए अब हम लोग बात करेंगे इसके पुत्र के बारे में। पुत्र की रोमांचक कहानी है, बहुत अच्छी अच्छी कहानी है। आप लोग जानोगे, सुनोगे, हंसी आएगी और आप कहोगे बड़ा अजीब पागल है ये, क्योंकि शासक ये ऐसा था, पढ़ा लिखा सबसे ज़्यादा शासक था और इसे कहा जाए तो सबसे बड़ा पागल भी यही था। भैया पागल कैसे था, ये बात करेंगे, इसके बारे में सब कुछ जानेंगे कि भैया एक शासक जो कि पढ़ा लिखा था पागल कैसे कह सकते हो आप उसको। तो बात करेंगे पागल कैसे था। अब हम लोग बात करेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक ये कब आया गद्दी पर, आप कहेंगे 1325 से लेकर 1351 25 से 51 तक लगभग कितने वर्षों तक शासन किया इसने, 26 वर्षों तक। 1351 तक, 1351 तक जब ये रहता है तो ये लोगों को इतना परेशान कर देता है, लोग इसको एक नाम दिया, लोगों ने इसको नाम दिया रक्त पिशासु। क्या बोलेंगे, रक्त पिशासु। क्या बोलेंगे, रक्त पिशासु। भैया रक्त पिशासु कौन होता है, जो रक्त को पी जाता है। क्या ये लोगों के रक्त को पीता था, आप मजाक मत लेना, वैसे रक्त में नहीं पीता था। इसको रक्त पिशासु इसलिए कहा गया कि लोगों को इतना परेशान कर देता था ना, इसको ये कार्य कुछ और करता था, हो कुछ और जाता था। ये इसको हम लोग एक नाम और दिया, इसको दिया स्वप्नशील।
स्वप्नशील। स्वप्नशील मतलब क्या है? स्वप्नशील का मतलब क्या है? ये बार बार सपने देखा करता था कि मेरे राज्य में ऐसा हो रहा है, मेरे राज्य में बहुत अच्छी चीज़ हो रही है, पर रियलिटी कुछ और थी। रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, सिर्फ वो सपनों में रहती थी, सपनों में ज़्यादा ये रहा करता था, इन चीज़ों को अपने सपनों में ज़्यादा किया करता था, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता था। सबसे बात करें उपाधि। उपाधि जो है, एक तो उपाधि इसकी उलुग खा। कौन सी उपाधि? आप कहेंगे भैया एक उपाधि इसकी उलुग खा की। उलुग खा, उलुग खा की उपाधि होती है, या फिर बोले जुनू खा। जूना खा। ये दो उपाधि जो है, ये दो उपाधि किसकी हो जाती है? मोहम्मद बिन तुगलक की, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में MBT भी कहते हैं। MBT याद रहेगा, मोहम्मद बिन तुगलक। अब हम लोग बात करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले बात करें, ये रक्त पिपासु किसे कहा गया? तो आप कहेंगे भैया रक्त पिपासु इसे ही कहा जाता है, रक्त पिपासु, पिपासु, पिशासु या बोले पिपासु। और क्या कहा जाता है इसको? इसको स्वप्न, क्या कहा गया? इसको कहा गया है स्वप्नशील। स्वप्नशील क्यों कहा गया है? स्वप्नशील इसलिए इसको कहा गया है क्योंकि ये भैया सपनों में ही रहा करता था, और सपनों में ही पता नहीं क्या क्या देख लिया करता था, क्या क्या सोचता था सपनों में, यही जाने भाई साहब। सपनों में कुछ अलग ही दुनिया में जी रहा है ये, सोच रहा है कि राज्य में मेरा वो हो, राज्य बहुत अच्छा चल रहा है, राज्य के राजा जो व्यक्ति हैं, प्रजा है, वो मेरी वाह वाह कर रही है, पर दूसरी तरफ राज्य की प्रजा इसको गाली गलौज कर रही थी। समझ जाओ कौन सी प्रकार की गाली मिली होगी इसको उस समय का, क्यों मिली है इसके बारे में आगे जानेंगे, धीरे धीरे आप लोग सब समझते जाओगे। क्या कहते हैं? सबसे पहली बात, इसने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित करी? राजधानी। अगर हम बात करें सारा विवाद शुरू कहाँ से ही हो जाता है, एक बात तो हम लोग यहीं से समझ सकते हैं, राजधानी। राजधानी कहाँ से कहाँ तक इसने स्थापित करी? दिल्ली से, DL से कहाँ ले गया? आप कहेंगे देवगिरी। देवगिरी इसने अपनी राजधानी स्थापित कर ली। भैया देवगिरी इतनी दूर? हाँ भैया, ये देवगिरी अपनी राजधानी ले जाता है, ले गया। दिल्ली से देवगिरी ले जाने का क्या कारण था? दिल्ली से देवगिरी ले जाने का कारण क्या था कि यहाँ पे थोड़ी आपदा आ रही थी, और आपदा के कारण यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे सूखा पड़ रहा था। तो सूखे के कारण इसने सोचा चलो दिल्ली चलते हैं, दिल्ली से देवगिरी चलते हैं और देवगिरी जाके वहाँ पे रहेंगे। पर भैया सूखा तो सूखा है, हर जगह फिर फैलेगा वो। तो इसने इससे बचने के लिए देवगिरी का प्रस्थान किया, और देवगिरी जब जाता है तो वो क्या क्या चीज़ होती है, क्या क्या घटना होती है, धीरे धीरे हम लोग सब आगे जानेंगे। अब आप लोग कहीं भैया सारा यहीं पे क्यों नहीं बता देते? भैया इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, इंटरेस्ट बना रहे आपका, तो इसलिए सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं बताऊंगा, धीरे धीरे बताऊंगा, आप लोग समझोगे आराम से। चीज़ें घुसेंगी दिमाग में तो आपके दिमाग में फिर ये भी घुसेगा, चीज़ों के साथ साथ में ये भी चीज़ें आपके दिमाग में फिट हो रही जाएंगी। और मेरा मेन मकसद आपके दिमाग में चीज़ों को फिट करना है, ना कि समझाना। तो भाई नॉर्मल बात है, आपके दिमाग में घुसेड़ना है, उन चीज़ों को आपके दिमाग में बिठा रहा है, सालों साल तक याद रहे। आज मैंने पढ़ा दिया, कल आप भूल गए, क्या मतलब बना? ना मेरे पढ़ाने का मतलब बना, ना आपके सुनने का कोई मतलब बना। मतलब जब बनेगा जब आप चीज़ों को याद रखोगे। आपकी ये जो मेमोरी होती है ना, एक मेमोरी जिसको बोलते हैं अलग से, कौन सी मेमोरी बोलते हैं बताओ? उस मेमोरी के अंदर उसको रखा जाता है, सब कॉन्शियस मेमोरी होती है ना एक, उसके अंदर रखा जाता है उसको। ओके, तो उसके अंदर आप लोग रख लेना चीज़ों को, तो सबसे बड़ा काम आपका हो जाएगा। अब बात करें इसके बारे में, तो ये क्या रहा? सबसे बड़ा क्या कहेंगे इसको? सबसे बड़ा विद्वान था ये भाई, सबसे बड़ा विद्वान। अच्छा भाई इतने ज्ञाता था ये? हाँ, सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति था, सबसे बड़ा पढ़ा लिखा था। कैसा सुल्तान था भैया? आप कहेंगे पढ़ा लिखा सुल्तान था। अच्छा भैया सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान था? हाँ भैया सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान था। तो हम लोग भैया इसको पागल क्यों कहते हैं? पागल होने का कारण भी यही है। अच्छा भैया ज़्यादा पढ़ते तो पागल हो जाते हैं? नहीं भाई, पागल नहीं होते, किसी की किस्मत ही ख़राब होती, किसी के दिमाग नहीं चलता। अब सोचो इसने कैसे कैसे कार्य किए होंगे, चलो जानते हैं। आप लोग कहेंगे भैया इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति पागल हो सकता है, तो हम तो कुछ भी नहीं है। आप बहुत कुछ हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप भी पागल हो जाओ। पागल होना है तो उसमें पागल हो जो तुम्हें कुछ बना के छोड़े, उसमें मत पागल हो जो तुम्हें बिगाड़ के छोड़ दे। ओके, पागल होने का एक मकसद होता है, पागल बन जाओ अपने मकसद को प्राप्त करने के लिए, ना कि किसी और को प्राप्त करने के लिए। ओके दोस्त, मकसद को प्राप्त करोगे सब कुछ आपके हाथ में होगी। अगर बात करें सबसे बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति तो कौन था? ये था। और सबसे बड़ा पागल,
बड़ा पागल। अगर बात करें सबसे बड़ा पागल का जो टैग है किसके नाम है, सबसे बड़ा पागल का टैग है मोहम्मद बिन तुगलक के नाम। मोहम्मद बिन तुगलक को ही हम लोग सबसे बड़ा पागल कहते हैं दिल्ली सल्तनत के अंदर। दिल्ली सल्तनत के अंदर भैया इतना बड़ा पागल था ये, भैया पागल ही था। किसने ऐसे ऐसे कार्य कर दिए ना जनता के खिलाफ, जनता के विरुद्ध ये कार्य करता था। कुछ सोचता था मैं जनता के लिए कर रहा हूँ, पर जनता के विरुद्ध हो जाता था कार्य। क्या क्या कार्य होता था, अगर इसके बारे में जानकारी करें किस चीज़ के ज्ञाता था ये, तो भैया इसको अरबी आती थी। अब देख रहे कितनी कितनी इसको भाषाएं आती थी, क्या क्या ज्ञान रखता था ये अपने अंदर। अरबी आती थी इसको, फारसी आती थी। अच्छा भैया फारसी भी आती थी इसको, हाँ भैया ये फारसी का विद्वान था, इन सब का क्या था, विद्वान था। अच्छा भैया विद्वान था ये, हाँ फिर भी इतना बड़ा पागल। हाँ जी, क्या ज़रूरी है कि विद्वान होगा तो वो पागल नहीं होगा, हो सकता है पागल भैया, उसको कोई ज़्यादा पढ़ के पागल हो जाता है। आप कहेंगे ऐसा हुआ है, नहीं हुआ, मजाक कर रहा हूँ, ज़्यादा पढ़ने से कभी पागल नहीं हुआ है। फिर पागल वही होते हैं जो किसी और कारण से पागल होते हैं, पढ़ने से कोई पागल नहीं होता। ओके, पढ़ो, पागल बनो उन चीज़ों के लिए जो तुम्हें प्राप्त करनी है। अगर उनके लिए पागल बन रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, वेल डन। अगर किसी और के लिए पागल बन रहे हो तो अपने आप को बर्बाद कर रहे हो, किसी और को नहीं। ओके, समझदार हो, समझदार हो। क्या कहेंगे, गणित, क्या बोले भैया गणित का क्या आता था, हाँ भैया गणित का क्या आता था, हमें तो गणित आती नहीं आती, कोई बात नहीं, इसको आती थी, ये भी तो पागल कहलाया। आप लोग पागल हो, नहीं नहीं आप लोग नहीं हो, क्या बोलेंगे, आप लोग नहीं हो। खगोल शास्त्र का क्या आता था, किसका क्या आता था, खगोल शास्त्र का विद्वान था। ओके भैया इतनी चीज़ों का विद्वान था ये, हाँ भैया ये इतनी सारी चीज़ों का विद्वान था। क्या कहेंगे बच्चे, बच्चे आप कहेंगे भैया इतनी सारी चीज़ों का ये विद्वान था, हाँ ये इतनी सारी चीज़ों का विद्वान था। अगर बात करें इसके दरबार में तो 1313 में इसके दरबार में एक व्यक्ति आता है जिसको हम लोग जानते हैं इबन बतूता बगल में जूता। याद करने के लिए ट्रिक है, इबन बतूता बगल में जूता। क्या कहेंगे, इबन बतूता इसके दरबार में एक व्यक्ति आया, भैया ये जो व्यक्ति आया था वो कहाँ से आया था, तो इस व्यक्ति को हम कहते हैं इबन बतूता। क्या कहेंगे, इबन बतूता, इबन बतूता बगल में जूता। इबन बतूता जो आया वो कहाँ से आया, आप कहेंगे मोरक्को से। कहाँ का व्यक्ति था, ये था मोरक्को का। कहाँ का रहने वाला था, आप कहेंगे भैया ये था मोरक्को से आया था, मोरक्को का रहने वाला था। तो भैया यहाँ पे क्या करने आया था, यहाँ पे ये घूमने आया था और जानने आया था कि भारत में कैसे कैसे चीज़ें हैं, कैसे कैसे शासक रहते हैं, कैसे शासन करते हैं। तो ये मोरक्को से यहाँ पे इसलिए आया था। इसके जो मोरक्को के राजा थे उन्होंने इसको यहाँ पे भेजा कि भाई तू जा और पता कर भारत के बारे में, कैसे कैसे भारत है। अगर इसकी बुक की बात करें, मोरक्को से जब ये आया भारत में रहा कुछ वर्षों तक, बहुत से राजाओं को इसने शासन देगा। अगर बात करें किसकी बात करें, अगर हम बात करते हैं किसकी, देवराय, जिसको हम कहते हैं एक वंश हुआ है, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, आप लोग कहेंगे बेमानी साम्राज्य, या फिर एक वंश है जिसके शासक हैं हरिहर राय और बुक्का राय। क्या बोलेंगे, आप लोग कहेंगे, मेरे मुंह पे आ रहा है जो नंबर याद नहीं आ रहा मुझे, वो नाम उसका याद नहीं आ रहा, क्या कहेंगे, चलो याद आएगा मैं बताता हूँ आपको क्या नाम था उसका। ओके, क्या कहेंगे, इसकी बुक का नाम है, बुक का नाम क्या है, बुक का नाम कहेंगे किताब उल हिंद। किताब उल हिंद। अगर हम किताब उल हिंद को हम पढ़ते हैं तो किताब उल हिंद में हमें हिंद बोलेंगे या रहेल बोलेंगे, क्या कहेंगे, रहेल कहेंगे, हिंद नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, रहेल। किताब उल हिंद या फिर रहेल, तो किताब उल रहेल। तो किताब उल रहेल के अंदर हमें क्या मिलता है देखने को, जब हम किताब उल हिंद को पढ़ते हैं तो उसमें हमें देखने को मिलता है कि जो मोहम्मद बिन तुगलक था या तुगलक वंश था, तुगलक वंश के शासकों ने कैसे शासन किया दिल्ली की गद्दी पर। तो दिल्ली की गद्दी पर तुगलक वंशों ने कैसे शासन किया उसके बारे में विवरण जो है अपनी पुस्तक में देता है, जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, आप कहेंगे किताब उल रहेल। लिखी किसने, इबन बतूता बगल में जूता। ऑनली नाम इबन बतूता है, बगल में जूता नहीं है, याद रखने के लिए बोला है, नहीं रियल में ले लो भैया, आप तो इबन बतूता बगल में जूता कह रहे हो, नहीं मजाक के तौर पे ले रहा हूँ। ओके, मजाक के तौर पे, सीरियसली मत लेना। अगर बात करें इसको पहले क्या किया गया था, इसको सबसे पहले गाजी नियुक्त किया गया था। क्या किया गया था, किसको, इबन बतूता को। क्या किया, इबन बतूता को गाजी नियुक्त किया गया। अब यह बात आती है गाजी।
भैया गाजी होता क्या है, गाजी शब्द का मतलब क्या है? तो गाजी जो शब्द का है उसका अर्थ क्या है? गाजी का अर्थ, गाजी का अर्थ होता है धर्म गुरु। धर्म गुरु क्या कहेंगे? धर्म गुरु, या बोलो धर्म न्यायाधीश। क्या कहोगे? धर्म न्यायाधीश या धर्म गुरु, न्यायाधीश। तो क्या बनाया गया इसको? भैया बोलेंगे धर्म न्यायाधीश, इसको नियुक्त किया गया। धर्म के बारे में जो न्याय की बात करेगा, न्याय करेगा, वो कौन करेगा? आप कहेंगे न्याय करेगा इबन बतूता। तो इसको यहाँ पे आने के बाद बहुत सारी चीज़ें इसको प्राप्त हुई, बहुत सारी चीज़ को दी गई। भैया तुम्हारा काम ये है, तुम ये करो। तो ये सब काम किसने करा? इबन बतूता, बगल में जूता, याद रहेगा। चलिए क्लियर करते हैं इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। इसकी शॉट लेना चाहूँ ले लो, बहुत काम की चीज़ें यहाँ पे जो लिखी है वो सारी ही काम की चीज़ें इसके बारे में। हो गया इसकी शॉट, चलो बढ़ते हैं आगे। क्लियर कर देते हैं। चलो भैया लाइक शेयर सब्सक्राइब में ढिलाई मत बरतो, करते रहो, शेयर करो उनके पास जिसको ज़रूरत है इस चीज़ की। अब आप सोचोगे भैया शेयर करने से कंपटीशन बढ़ता है, नहीं बढ़ता, कंपटीशन कम होता है। कैसे कम होता है? पता चलेगा कि कौन कितना पढ़ने में, उसको भैया पता चलेगा तब तक आप उससे 2 गुना आगे जा चुके होगे। तो पढ़ते रहोगे लगातार तो कंपटीशन कम हो जाएगा, और नहीं पढ़ोगे तो आपके लिए कंपटीशन बढ़ेगा, दूसरे के लिए नहीं, क्योंकि भाई वो पढ़ रहा है। आप लोग पढ़ने में ढिलाई बरतोगे, एक दिन भी गैप करोगे तो एक दिन आपका बहुत महंगा पड़ने वाला है आप लोगों को। क्या कहेंगे? आप लोगों को आपका एक दिन बहुत महंगा पड़ने वाला है। तो हम लोग कुछ और बातें करते हैं, जैसे कि बात करें, इसने इबन बतूता ने क्या किया? इसने भारत व मोरक्को के मध्य किया व्यापार करना शुरू किया, व्यापार किया। इन दोनों देशों के बीच ने क्या करना? इसने व्यापार की नींव डाली और व्यापार करना शुरू किया। ओके दोस्त, ये किया। अगर हम बात करें मोरक्को से आया व्यक्ति जिसका नाम था इबन बतूता। इबन बतूता जब दिल्ली में आता है तो दिल्ली को वो क्या कहता है? दिल्ली को कहता है दुनिया का सबसे अच्छा शहर। दुनिया का सबसे अच्छा शहर किसको कहता है? दिल्ली को कहेगा। दिल्ली को विश्व का सबसे अच्छा, क्या कहा भैया? अच्छा शहर कहा। किसने कहा? आप कहेंगे इबन बतूता ने। इबन बतूता, बगल में जूता। किसने कहा? इबन बतूता ने। क्या कहा? सबसे अच्छा शहर किसको कहा? आप कहेंगे दिल्ली को कहा। दोस्त अब हम लोग बात करें इसकी पुस्तक में क्या लिखा है, तो इसकी पुस्तक में कुछ विवरण दिए गए हैं। विवरण कौन से हैं? अगर बात करें विवरण किसके बारे में, आप कहेंगे विवरण है MBK के बारे में, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। MBK नहीं, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। कासिम नहीं बोलेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक बोलेंगे। ओके, कासिम नहीं बोलेंगे, तुगलक बोलेंगे। इसने अपनी पुस्तक में MBT के बारे में बताया है एवं जगह। MBT और जगह के बारे में इसने बात करी है। और भी बहुत सारी बातें हैं पर उन सबको नहीं लेंगे, जो इम्पोर्टेंट होता है उसको जानते हैं। क्या कहा है इसने? कश्मीर के बारे में इसने बात करी है। कश्मीर, बलूचिस्तान और किसके बारे में बात करिए? आप कहेंगे राजपूताना। राजपूताना को छोड़कर, क्या कहेंगे? कश्मीर, राजस्थान और राजपूताना को छोड़कर MBK का पूरे भारत में इसका शासन था। क्या कहेंगे? संपूर्ण भारत में MBT का शासन क्या था भैया? आप कहेंगे शासन था। ओके दोस्त, आप लोग कहेंगे भैया MBT का पूरे भारत में शासन था। किसको छोड़कर? आप कहेंगे कश्मीर, बलूचिस्तान एवं राजपूताना एरिया को, जैसे गुजरात और राजस्थान वाले एरिया को छोड़कर। तो भैया इन सब में इसका शासन था। हाँ भैया, इतने बड़े एरिया में इसका शासन था पूरे भारत में। हाँ, पूरे भारत में। अगर बात करें कुछ दक्षिण का भी इलाका इसने छोड़ा हुआ था। चलिए इसको क्लियर करते हैं, फिर जानते हैं हम लोग एक बात के बारे में, सती प्रथा और
जौहर प्रथा, जिसको इसने रोकने की कोशिश करी, रोकने का प्रयास किया, पर ये उसको रोकने में असफल रहा। सती प्रथा के बारे में बहुत सारी बातें आप लोगों को सुनने मिलती हैं कि सबसे पहले सती किसकी पत्नी हुई थी, कौन हुआ था, कब हुआ था, कैसे हुआ था, सब चीज़ के बारे में बात करेंगे आज हम इसके बारे में। अब हम लोग दो चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सुनते हैं, सती प्रथा और एक जौहर प्रथा। भैया सती प्रथा और जौहर प्रथा में अंतर क्या है? मुझे भैया कभी अभी तक अंतर समझ नहीं आया, तो कोई बात नहीं, अंतर नहीं समझ में आया तो बता देते हैं क्या अंतर होने वाला है। सती प्रथा, सती प्रथा और बात करेंगे, आप लोग कहेंगे क्या कहेंगे, जौहर, जौहर प्रथा। भैया ये दो प्रथा हैं जिनको हम लोग जानते हैं, सती प्रथा और जौहर प्रथा के नाम पे। जौहर प्रथा के बारे में हम लोग बात कर चुके थे बहुत पहले, जब हम लोगों ने मोहम्मद गौरी के बारे में बात करी थी। ओके, या बोले सॉरी, जब हम लोगों ने खिलजी के बारे में बात करी थी, किसके बारे में, खिलजी के बारे में बात करी थी, किसके बारे में, खिलजी के बारे में, जलालुद्दीन खिलजी। तो जलालुद्दीन खिलजी के बारे में जब हमने बात करी थी, तो वहीं पे हमने एक शासक थे जिनका नाम था राजा रतन सिंह, और राजा रतन सिंह की पत्नी थी पद्मावती। हम लोगों ने वहाँ पे पद्मावती के बारे में जानकारी प्राप्त करी थी। उस समय हमने जाना था कि पद्मावती एवं उनके महल में जो रानियाँ थीं और उनके सहकर्मी थे और जो महिलाएं थीं, उन सब ने क्या किया था, एक साथ जौहर कर लिया था। तो जौहर का मतलब क्या हुआ, जौहर का मतलब हुआ एक समूह के अंदर अपने आप को आत्महत्या कर लेना। क्या बोलेंगे, एक समूह के अंदर समूह में अपनी आत्महत्या कर लेना। आत्महत्या कर लेने का कारण क्या था, किसी अन्य कारण की वजह से, किसी अन्य कारण की वजह से, किसी अन्य व्यक्ति के तड़पाने के कारण या किसी अन्य व्यक्ति के अपने दबाव में आकर, किसी अन्य व्यक्ति के दबाव में आकर अपने आप को आत्महत्या कर लेना समूह के साथ, मतलब अकेले नहीं, कैसे 3-4 ग्रुप हो गए, लोग हो गए, महिलाएं हो गई, एक साथ मिलके अपने आप को आग में झोंक लेना या पानी में फेंक देना इत्यादि प्रकार से अगर करती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, जौहर कहते हैं। याद रहेगा, याद रहना चाहिए। जौहर हो चुका है भैया। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण सती प्रथा के बारे में। जौहर भी महत्वपूर्ण है, पर उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण आ जाता है आपका सती प्रथा, क्योंकि ये जो प्रथा है बहुत समय तक भारत में चली है। अगर इस प्रथा की बात करें तो ये प्रथा की बात हम लोगों को सुनने में आती है गुप्त काल से। गुप्त काल से इसके बारे में हम लोग जानते हैं। गुप्त काल से बात करें 319 से लेके 319 एडी से लेके 540 एडी तक, 540 बीसी तक, एडी बोल रहा हूँ सॉरी, बीसी तक। क्या बोलेंगे, 319 से लेके 540 एडी तक, बीसी नहीं एडी सॉरी, एडी तक इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। अगर बात करें सबसे पहले कौन सती हुआ, तो आप लोगों ने शासक सुना होगा जिसका नाम है, गुप्त काल का शासक है जिसका नाम है रामगुप्त। रामगुप्त के दरबार में एक व्यक्ति रहा करता था जो इनका सेनापति था। कौन था, रामगुप्त का सेनापति था जिसका नाम था गोपाल राय। क्या बोलेंगे, रामगुप्त का सेनापति था, रामगुप्त का सेनापति। सेनापति कौन था, आप कहेंगे सेनापति था गोपाल राय। और ये जो गोपाल राय था, गोपाल राय किसी युद्ध में जब जाता है तो युद्ध में क्या होता है, एक दिन इसकी मौत हो जाती है। जब युद्ध में मौत हो जाती है तो मौत के कारण इसकी पत्नी क्या करती है, अपने आप को सती कर लेती है। सती का मतलब क्या हो गया, अपने पति के साथ उसकी चिता के साथ जल जाना। तो ये क्या करती है, अपने आप को इसमें ही झोंक देती है और सती हो जाती है। तो हमें सती के प्रमाण सबसे पहले कहाँ से मिलते हैं, सती के प्रमाण हमें जो मिलते हैं यहीं से मिलते हैं कि भैया एक व्यक्ति था जिसका नाम था रामगुप्त, और रामगुप्त के दरबार में एक व्यक्ति था जिसका नाम था गोपाल राय। गोपाल राय रामगुप्त का कौन था, सेनापति था। गुप्त साम्राज्य से ये बात हम लोग कर रहे हैं, गुप्त काल के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, 319 से लेके 540 के बीच में ये बात हम लोग कर रहे हैं। क्या हुआ, एक दिन रामगुप्त की मौत हो जाती है। जब रामगुप्त की मौत हो जाती है किसी कारणवश, तो क्या करती है, रामगुप्त की जो पत्नी होती है वो अपने आप को अपने पति के साथ सती हो जाती है। सती होने का अर्थ क्या होता है, सती होने का अर्थ होता है कि अपने पति के साथ उसकी चिता में आत्मदाह कर लेना। तो आत्मदाह उसने कर लिया, फिर क्या हुआ इसके बारे में जानकारी मिलती है। गोपाल की पत्नी, पत्नी का नाम आप लोग मुझे बताओ, कमेंट में सर्च करो, कहीं से भी करो, कुछ भी करो, पत्नी का नाम भैया मैं भूल चुका हूँ, आप लोग मुझे बताओ। पत्नी, ये पहली महिला थी, क्या बोलेंगे, सती होने वाली पहली महिला।
सती होने वाली। फिर तो भैया सती होने का सिलसिला चालू ही हो गया। फिर लोग चाहते थे कि सती होंगे तो क्या होगा, पति के साथ स्वर्ग मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, फलाना ठिकना। और सबसे खराब प्रथा यही थी, जौहर एक सती प्रथा। जौहर तो चलो फिर भी सही नहीं बोलेंगे, पर अपनी जान बचाने के लिए किसी की इज्जत लूटने से बढ़िया अपने आप को मार देना, वो अच्छी बात समझा उन लोगों ने। पर यहाँ पे तो अपने पति के साथ जलना कोई अच्छी बात नहीं है। मानते हैं कि आप अपने पति से प्यार करते हो वगैरह वगैरह, पर इतना भी अच्छा नहीं है कि आप इसके कारण आने वाले समाज में कुछ गलत चीज़ें जाएं। तो यही हुआ है, गलत चीज़ें बहुत समय तक चलती रही। उसके बाद राजा राम मोहन राय आए जिन्होंने इसको समाप्त करवाया। जब हम लोग आधुनिक इतिहास को पढ़ेंगे तो राजा राम मोहन राय के बारे में बात करेंगे। महान व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने सती प्रथा के बारे में बहुत प्रयास किए उसको रोकने के, और उन्होंने उसको रोका भी। बहुत अच्छे से बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग जानेंगे, अच्छे से जानेंगे। क्या हो गया, पत्नी हो गई, पत्नी ने आत्मदाह कर लिया। फिर क्या हुआ, इसकी जानकारी हमें जानकारी के बारे में बात करें कि भाई ये जो चीज़ है, इस सब कार्यक्रम जो हुआ है, इस सब कार्यक्रम के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, तो आप बोलेंगे जानकारी का जो स्रोत है जानकारी। तो जानकारी हमें मिलती है, एक अभिलेख आप लोगों ने सुना होगा, अभिलेख का नाम है ऐरण अभिलेख। 510 में एक अभिलेख लिखा गया, 510 में ऐरण अभिलेख। ऐरण अभिलेख जो लिखा गया उसके से हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। अगर बात करें ये ऐरण अभिलेख किस गुप्त शासक के समय पे लिखा गया, तो आप कहेंगे उस समय गुप्त शासक था भानुगुप्त। ऐरण अभिलेख से मिलती है। यही किसके समय पे लिखा गया, तो आप कहेंगे भानु गुप्त के समय पर। अच्छा बताओ भानु किसका नाम है, यहाँ पे बताओ भैया भानु किसका नाम है। जो वीडियो देख रहे हैं भाई उनमें से बताओ भानु किसका नाम है, बताओ जल्दी बताओ। अच्छा दोस्त, यहाँ तक ये चीज़ हो जाती है भैया। अब आप बताओ क्या इसके बाद भी किसी ने रोकने का प्रयास किया। देखो मोहम्मद बिन तुगलक ने रोकने का प्रयास किया पर वो ये असफल रहा, प्रयास किया पर असफल रहा। क्या कहेंगे, यहीं पे चलो बना लेते हैं। प्रयास किया ये भैया असफल हो गया। ओके भैया, फिर किसने प्रयास किया, तो आप कहेंगे फिर किया FST ने, फिरोज शाह तुगलक, FST ने किया। FST ने किया, ये भी प्रतिबंध लगा दिया। FST ने क्या प्रतिबंध लगा दिया। क्या किया इसने, प्रतिबंध लगाया। फिर उसके बाद फिर भी नहीं थमा। ये प्रतिबंध लगाने के बाद फिर भी हाँ चोरी चुपके ये काम होते थे। तो भैया अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आता अकबर। अकबर ने इस पर क्या किया, पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया, संपूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। बोला अगर इसको करता पाया गया और अगर दिखा तो उसको सजाए इनाम दिया जाएगा। सजाए इनाम मतलब उसको लुढ़काया जाएगा और जेल में डाला दिया जाएगा। लुढ़का दिया जाए तो या फिर जेल में डाल दिया जाएगा। महिलाओं को छोड़कर इसमें सपोर्ट करने वाले व्यक्ति को, मान लो किसी ऐसी महिला है जिसका इच्छा नहीं है सती होने की, पर जो पुराने रीति रिवाज वाले व्यक्ति है वो चाहते कि नहीं तो अपने पति के साथ सती हो, ये करेगी वो करेगी फलाना टिकना। तो इसके लिए वो महिला क्या कर सकती थी, राजा को बता सकती थी कि महाराज ये लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, मेरी इच्छा नहीं है यहाँ पे सती होने की और ये लोग मुझे लगा रहे हैं सती होने के लिए। तो वो कह सकती थी और राजा क्या करेगा, राजा उनको सजा देगा। फिर पता चले कि सती वही होना पड़ा। तो चलिए क्या बात करेंगे। फिर अकबर ने प्रयास किया, अकबर ने संपूर्ण प्रतिबंध लगाया। संपूर्ण प्रतिबंध भैया संपूर्ण प्रतिबंध किसने लगाया, आप कहेंगे संपूर्ण प्रतिबंध लगाने का कार्य अकबर कर देता है। 1 मिनट जरा रुकिएगा बस। चलिए दोस्त, संपूर्ण प्रतिबंध अकबर लगा देता है। अकबर लगाने के बाद फिर और क्या कार्य हुए हम लोग थोड़ा और जान लेते हैं। फिर उसके बाद वीडियो को करते हैं समाप्त। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी तो उसके बाद हम लोग और चीज़ों के बारे में बात। अब हम लोग शायद यहीं तक करते हैं इसको, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है दोस्त, और इसलिए मैं नहीं चाहता कि वीडियो लंबी हो, विशेष से आपको देखने में थोड़ा इशू हो। तो
ये आज हम लोग यहीं तक करते हैं। इसका नेक्स्ट वाला पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट अगले से कंटिन्यू करेंगे उसको। ओके, तो उम्मीद है सारी चीज़ समझ में आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ओके, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।